हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सेठ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैकेनिकल में। लर्न मैकेनिकल इन द इजीएस्ट वे। इस चैनल पे आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको हीट एंड मास ट्रांसफर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं और मैं आप लोगों के लिए एक नया सेक्शन लेके आया हूं, कैरियर्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नई स्किल्स के बारे में जो कि ज़रूरी है एक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पे जाएं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और बगल में उसके बेल आइकन होगा जिस पे आप क्लिक कर सकते हो, जिससे कि जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेडिएशन। ओके, so what is the radiation? As you know, there are three modes of heat transfer: convection, conduction and radiation. Okay, so what is radiation? Radiation is one mode of the heat transfer, as you know. ठीक है, तो रेडिएशन एक तरह का मोड है हमारा हीट ट्रांसफर का, एक मोड है हमारा हीट ट्रांसफर का। ओके, तो बेसिकली जो हीट ट्रांसफर होता है हमारे रेडिएशन में वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर जो हमारा रेडिएशन में होता है, द हीट ट्रांसफर takes place by virtue of electromagnetic waves in the radiation। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हीट ट्रांसफर होता है वो होता है by virtue of electromagnetic waves। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कब होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी एमिट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड when a charge particle moves in presence of the magnetic field। तो कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। ओके, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है रेडिएशन की वो ये है कि the radiation do not require any medium। okay, so for heat transfer to takes place by radiation you do not require any type of medium as compared to the conduction and convection, because in the conduction and convection what you required, you will require a medium। okay, but in case of the radiation you do not require any medium for the heat transfer। okay, अगर हम बात करें यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो हमारा बॉडी होती है, कोई भी हमारे पास मैटर होता है, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनका मोशन सीज हो जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो अगर मोशन सीज हो जाएगा तो आपको पता है कि द electromagnetic waves are generated when the charged particles are moving in presence of electric field, so the motion becomes zero at absolute zero temperature। that's why the radiation will also become zero at absolute zero temperature। okay, तो कोई भी आपकी बॉडी है जो कि एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे है, वो कोई ना कोई रेडिएशन एमिट कर रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जनरली हम लोग जो लोअर टेम्परेचर है उसके लिए जो हम लोग रेडिएशन है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी एनालिसिस में। जैसे अगर हम बात करें, हम 30-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हम लोग क्या करते हैं, जनरली वी नेग्लेक्ट द रेडिएशन एंड फॉर हायर टेम्परेचर वी विल कंसीडर दैट रेडिएशन इन आवर एनालिसिस। ओके, तो यहां तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां से देख सकते हो कि इफ लेट अस अज्यूम दिस इज अ हॉट ऑब्जेक्ट विच इज सस्पेंडेड इन दिस वैक्यूम चैम्बर। ओके, सो ये हॉट ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, ठीक है, ये हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट ट्रांसफर है वो इस वैक्यूम चैम्बर के वाल तक बहुत इजीली हो सकता है। आप यहां पे देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे मीडियम नहीं है, इन जो हॉट ऑब्जेक्ट है और जो ये हमारे वैक्यूम चैम्बर की वॉल है इसके बीच कोई भी मीडियम नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वैक्यूम चैम्बर। ओके, सो दिस रेडिएशन हीट ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस without any medium or that can takes place in the vacuum also। okay, but जो आपको पता है कि जो कंडक्शन होता है या कन्वेक्शन होता है उसमें आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मीडियम द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। ओके, सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, सो अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन जो हमारा है वो किस तरीके से डिफर करता है कंडक्शन और कन्वेक्शन से। तो सबसे पहली चीज ये है कि इट डज नॉट रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ द मटेरियल और मीडियम to take place। okay, so this is a one thing that you have to remember, that the radiation do not require any medium to take place। okay, and the energy transfer by radiation is the fastest। okay, why it is fastest? Because the radiation moves with at speed of light, so that is the fastest way or that is the fastest way of heat transfer। okay, and that can also takes place in the vacuum। so vacuum में भी ये हमारा जो radiation है वो हो सकता है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें रेडिएशन की, तो दूसरी चीज आप यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रेडिएशन है उसको जो बीच का मीडियम है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पर्सन है एंड देयर इज अ फायर हियर विच इज एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, द पर्सन एज 330 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एयर इन बिटवीन दिस फायर एंड दिस पर्सन। अगर हम बात करें ठंड के समय में तो कुछ ऐसा ही होता है, आप आग जलाते हो वहां पे अगर 900 डिग्री सेंटीग्रेड है और बीच की एयर अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तो भी इस पर्सन को जो है हॉट फील होता है। किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से। ओके, सो अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन कैन अकर बिटवीन टू बॉडीज इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ मीडियम व्हिच इज कोल्डर देन बोथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बीच का मीडियम है वो इन दोनों से कोल्ड है, दैट मीन्स द पर्सन से भी इसका टेम्परेचर कम है बीच के मीडियम का, और फायर से भी जो बीच के मीडियम है उसका टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कम है, लेकिन जो हीट ट्रांसफर है वो फिर भी हमारा हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऐसी बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट मीन्स 0 केल्विन से ऊपर है, वो कुछ ना कुछ रेडिएशन हमेशा एमिट कर रही होगी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं रेडिएशन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेडिएशन को आइडेंटिफाई करने की, तो जो रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन इज अ प्रोपगेशन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि आप सबको मैं बता चुका हूं कि जो रेडिएशन है वो बेसिकली प्रोपगेशन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स। ओके, तो अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती है, तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है ठीक किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहा है तो वहां भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आपका तब एमिट होती है व्हेन एज अ रिजल्ट इट एमिट्स एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशनल एंड द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंप्राइजिंग द मैटर। ओके, तो कोई भी पार्टिकल जो कि उसमें वाइब्रेट कर रहा है, जो कि उसमें रोटेट कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल उसमें रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से बेसिकली मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें जो मोशन हो रहा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो जनरेट होता है। ओके, जब हम किसी भी बॉडी को एक्साइट करते हैं बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूट्रॉनिक बॉम्बार्डमेंट, और इट मे बी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। ओके, सो एमिशन जो है हमारा वहां पे होता है, और वो जो हमारा एमिशन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कंटेन्स फोटॉन्स इन दैट कंटेन्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फोटॉन्स। ओके, तो अगर हम बात करें रेडिएशन की, तो ये सबसे फास्टेस्ट वे है हीट ट्रांसफर का और फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि रेडिएशन जो है लाइट की स्पीड से जा सकता है। तो जो रिलेशन है हमारा बेसिकली रेडिएशन का, ठीक है, तो एक रेडिएशन को दूसरे रेडिएशन से हम डिफर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, जो कि जो रेडिएशन होता है उसकी हमेशा कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी और कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि रेडिएशन की जो वेलोसिटी होगी या जो स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा into t, where lambda will be the wavelength and lambda into f, where lambda will be the wavelength and f will be the frequency. Okay, so अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे रेडिएशंस हैं उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे से, तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, और इस स्पेक्ट्रम के थ्रू हमने डिवाइड किया हुआ है जो एंटायर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा सबसे हम शॉर्ट वेवलेंथ की बात करें तो शॉर्ट वेवलेंथ के जो हमारे रेडिएशंस होते हैं वो गामा रेज होती हैं, जैसा आपको पता होगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि शॉर्टर वेवलेंथ की होती है गामा रेज। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्गर वेवलेंथ की हमारे पास जो रेडिएशंस होती हैं उनको माइक्रोवेव कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हमने दिखाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा 10⁻⁻⁴
रेज़ टू द पावर -4 से लेकर के 10 रेज़ टू द पावर -2 के बीच जो रेंज आ रही है दैट इज ऑफ एक्स रे। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो आपका स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे दैट इज द थर्मल रेडिएशन। तो थर्मल रेडिएशन के लिए जो लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, अगर आपका लैम्डा 10 रेज़ टू द पावर -1 से लेकर के अगर आपका लैम्डा कहां तक वेरी कर रहा है 10 रेज़ टू द पावर 2 तक वेरी कर रहा है, तो ये आपका क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मल रेडिएशन। इफ यू सी दैट विल बी नोन एज अ थर्मल रेडिएशन। ओके, तो आप अगर देखते हो तो जो बल्ब है या जो आपके रूम में ट्यूबलाइट जल रही है, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। ओके, तो ये हमारी विजिबल रेंज है। तो विजिबल रेंज की अगर हम बात करें तो ये आपकी रेंज होती है विजिबल रेंज। ठीक है, दैट फॉर द विजिबल रेंज द लैम्डा शुड बी बिटवीन, एज यू कैन सी दैट शुड बी बिटवीन 0.4 to 0.7। ओके, सो व्हेन द लैम्डा इज बिटवीन 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, देन इट विल बी अ विजिबल रेडिएशन। ओके, सो आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा सन होता है, आपको पता है कि सन से बहुत सारा रेडिएशन हमारा एमिट होता है, उसमें से जो कुछ रेडिएशन होते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, वो ओजोन लेयर जो है हमारा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओजोन लेयर वहां पे मैक्सिमम पोर्शन अल्ट्रावायलेट रेज का एब्जॉर्ब कर लेता है। जो नीचे हमारे पास रेडिएशन आता है उसमें हमारे पास बहुत सारी रेडिएशन होती हैं, ठीक है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं कुछ थोड़ी बहुत, और थर्मल रेडिएशन भी होता है, उसमें कुछ विजिबल रेडिएशन भी होते हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो। ठीक है, सो द थर्मल रेडिएशन इज लिमिटेड टू रेंज ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर, या 10⁻⁻1 से 10⁻2 लैम्डा के लिए जो हमारा होता है दैट इज बेसिकली द थर्मल रेडिएशन। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड्स, जो थर्मल रेडिएशन की अगर हम बात करें तो देख सकते हो आप, ये जो थर्मल रेडिएशन है इसमें हमारे पास कुछ पोर्शन तो विजिबल रेंज का आता है और कुछ पोर्शन हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेंज का आता है। ओके, सो एज यू कैन सी द एंटायर it includes the entire visible range, okay, as well as infrared, and it also includes some part of the ultraviolet spectrum. Okay, so as you can see this is the thermal radiation. This is the thermal radiation which is this is the thermal radiation range of the thermal radiation consists of the visible, all visible range, all infrared, and all the ultraviolet spectrum. Okay, तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखिए, जो लाइट होती है, लाइट के लिए जो विजिबल रेंज होती है, विजिबल रेंज जनरली आपके विजिबल रेंज के लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है, अगर आपकी 0.4 से लेकर के अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू 0.76 के बीच में है तो ये आपकी विजिबल रेंज होती है। ठीक है, तो जो भी बॉडी, जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च से जो लाइट निकलेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी बिटवीन 0.4 टू 0.76। ओके, तो कोई भी ऐसी जो लाइट सोर्स होता है उसका जो लैम्डा होगा वो हमेशा 0.4 से लेकर के 0.76 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारा ये विजिबल रेंज होती है, किस तरीके से जो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है इसको हमने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज की अगर हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो स्पेक्ट्रम होता है, वेवलेंथ अगर आपकी 0.01 से लेकर के 0.4 माइक्रोमीटर तक है तो वो हमारा अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो सोलर रेडिएशन होती है तो अबाउट 12% ऑफ द सोलर रेडिएशन इज कमिंग अंडर द अल्ट्रावायलेट रेंज। जो आपका टोटल रेडिएशन सन से आ रहा है उसका जो 12% हिस्सा होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, जिसमें कि जो ओजोन लेयर है हमारी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसा हम सबको पता है। ठीक है, द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट एंड एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एज यू नो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी स्किन पे पड़ जाए तो आपकी स्किन में स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ओजोन लेयर है वो ज्यादातर जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह हमारा वर्क करती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें थर्मल रेडिएशन की, तो थर्मल रेडिएशन में हमारे पास जो भी लॉज होते हैं लाइट के, वो सारे लॉज ये फॉलो करता है जो रेडिएशन होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है हमारा, अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, दैट मीन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन जो है हमेशा एमिट करती है। ठीक है,
तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी। ओके, सो एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि लेट अस कंसीडर दिस इज वन ऑफ द सरफेस, ये हमारा कोई सरफेस है एंड लेट अस एज्यूम जो हमारा ये सरफेस है इस पे अगर कोई रे या कोई भी रेडिएशन इस पे फॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लूं कि ये सन से ही ये रेडिएशन आ रही है, अगर ये सन है और सन से ये जो रेडिएशन है ये हमारी आ रही है और ये दिस इज द रेडिएशन दैट इज Q is the radiation that is falling on this particular surface। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रेडिएशन है इसका जो कुछ पार्ट है वो हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। इस सरफेस जो एक जनरल सरफेस होगी उसमें कुछ पार्ट ये क्या करेगा, ट्रांसमिट कर लेगा, कुछ पार्ट जो है ये सरफेस हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट इस रेडिएशन का हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम ये माने कि द QA इज द पार्ट that is absorbed, if अगर हम ये मान लें कि ये QA is the part of this Q which is absorbed, और अगर हम ये मान लें कि QT is the part which is transmitted, और अगर हम इसको मान लें QR is the part which is reflected, तो आप देख सकते हो कि ये जो टोटल Q होगा, ये जो टोटल हमारा Q है, देखिए हमारे पास जो टोटल रेडिएशन फॉल हुई थी वो होती है Q, ठीक है। और Q का कुछ पोर्शन अगर हम बोलें तो Q का 40% ये हमारा मान लो कि ये 40% एब्जॉर्ब हो गया, तो QA की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 Q। ओके, इसी तरीके से अगर हम बोलें कि 30% हमारा ट्रांसमिट हो गया तो आपका QT की वैल्यू कितनी होगी, 0.3 Q। ओके, QT की वैल्यू कितनी होगी, 0.3 Q। इसी तरीके से अगर हम बोलें कि रेडिएटिव जो हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, वो जो रेस्ट 30% बच गया वो हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो Q है, दिस Q विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस Q विल बी इक्वल टू दिस QA प्लस QR प्लस QT। ओके, तो जो टोटल Q है ये हमारा, इसका कुछ पोर्शन क्या होता है कि जब कोई भी सरफेस हो उस पे जब कोई भी रेडिएशन फॉल करती है तो उस रेडिएशन का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन उसका ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो कोई भी रेडिएशन अगर किसी भी सरफेस पे फॉल करेगी तो ये हमारा उसमें कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पोर्शन उस रेडिएशन का ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पोर्शन उस रेडिएशन का रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो QA अगर हम यहाँ पे बात करें तो QA वो पोर्शन है जो हमारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, QR वो पोर्शन है जो हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड QT हमारा वो पोर्शन है जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड Q से डिवाइड कर देते हैं, अगर मैं इसको इस इक्वेशन में अगर मैं Q से डिवाइड कर देता हूं बोथ ऑफ द साइड, तो क्या आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को, ठीक है। तो आप देखो यहां पे हमारे पास था Q जो है, टोटल Q है ये हमारा एब्जॉर्ब प्लस रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड के बराबर है, ठीक है। अगर मैं Q से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दिस विल बिकम QA बाय Q, ओके, एंड दिस विल बिकम QR बाय Q, दिस विल बिकम QT बाय Q, ओके, वेयर Q इज द टोटल रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द सन और एनी सोर्स विच इज कमिंग फ्रॉम द एनी सोर्स, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो हमारी क्वांटिटी है QA, दैट मीन्स द एब्जॉर्ब पोर्शन को हम लोग बोलते हैं अल्फा, ओके। जो हमारा ट्रांसमिटेड या सॉरी जो हमारा रिफ्लेक्टेड पोर्शन होता है दिस QR बाय QA, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। और ये जो हमारा ट्रांसमिटेड पोर्शन होता है इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं टाउ से, जहां पे ये जो अल्फा होता है, जो एब्जॉर्ब पोर्शन होता है, द एब्जॉर्ब पोर्शन, ठीक है, और द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब बाय बॉडी, दैट इज दिस QA बाय Q विच इज नोन एज अ एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। तो एब्जॉर्बिविटी इसको बोलते हैं एंड दिस QR बाय Q इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं एंड दिस T by Q is the fraction of radiation that is transmitted, okay, in a body which is known as a transmittivity, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो कि जो अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हमारा किसके बराबर होगी,
1 के बराबर होगी। ठीक है, तो जहां पे अगर हम बात करें कि अल्फा क्या है, ठीक है, तो अल्फा क्या है, अल्फा इज द एब्जॉर्बिविटी और द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। Okay, and what is rho? Rho is the reflectivity or fraction of the total energy that is reflected from the body. And what is tau? Tau is the transmissivity or the fraction of total energy that is transmitted through the body. Okay, so as you can see, this QA by Q is representing you alpha, this QR by Q is representing you rho, and this QT by T, which is the fraction of energy that is transmitted, is represented by tau. So this alpha plus rho plus tau becomes 1. Okay, so there are many types of the body. Now there are the many types of body according to this relation alpha plus tau plus rho is equal to 1 के अकॉर्डिंग हम बहुत तरीके की जो बॉडीज है उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली बॉडी होती है वो होती है हमारी ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो हमारा देखो अगर हम यहाँ पे हम बात करें, अगर हम बात करें कि 40%, अगर हम ये कहें कि 40% जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो इसकी वैल्यू 0.4 हो जाएगी। ठीक है, और मैं कहूँ कि इसके साथ साथ जो 40% है वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4। ठीक है, तो 0.4 प्लस 0.4 0.8 हो गया, टोटल 1 होना चाहिए। तो ट्रांसमिट रेडिएशन जो कि ट्रांसमिट हो रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.2, तभी ये 1 के बराबर आएगा। सो बेसिकली दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज this is the fraction of energy which is so basically this is the fraction of energy which is absorbed by body, this is the fraction of energy which is reflected by body, reflected by surface. Okay, and this is the fraction of energy which is transmitted by a surface. So this whole becomes 1. Okay, so according to that you can divide or you can subcategorize body. Okay, so the first body is the black body. So what is black body? The black body is defined as perfect emitter and absorber of the radiation. That means the black body is a body which will absorb all the radiation which is coming over that. कोई भी रेडिएशन आ रही होगी ब्लैक बॉडी के ऊपर तो वो टोटली जो रेडिएशन है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परफेक्ट एमिटर। तो जो ब्लैक बॉडी है वो मैक्सिमम रेडिएशन कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी, अगर आप कितने भी तरह की बॉडीज ले लो तो उसमें से जो सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा दैट विल बी द ब्लैक बॉडी, दैट विल एमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन। सो दिस इज बेसिकली अ परफेक्ट एमिटर और द परफेक्ट एब्जॉर्बर एज स्पेसिफाइड बाय टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। नो सरफेस कैन एमिट द मोर एनर्जी देन द ब्लैक बॉडीज। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लैक बॉडीज के लिए, तो अगर हम यहाँ पे ब्लैक बॉडीज के लिए बात करें तो ब्लैक बॉडीज में मैंने क्या बोला कि ये एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। तो अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा इसका मतलब जो भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी के ऊपर आएगी, अगर मैं कहूं कि ये कोई हमारी ब्लैक बॉडी है, इफ दिस इज अ वन ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है, तो कोई भी रेडिएशन इसमें आएगी, क्यों, तो ये सारा का जो सारा रेडिएशन है ये इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सारा रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो अल्फा आपका क्या था, अल्फा आपका था QA, दैट मींस द एब्जॉर्ब पार्ट डिवाइडेड बाय द टोटल पार्ट। तो QA जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी क्या है, टोटल का टोटल ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सो दिस विल बिकम Q by Q, दैट मींस दिस अल्फा बिकम्स 1। ओके, सो दिस अल्फा बिकम्स 1 फॉर द ब्लैक बॉडी। तो अल्फा के लिए, अगर हमारा ब्लैक बॉडी के लिए जो हमारा अल्फा है उसकी वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो आप सबको पता है कि जो हमारा अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अगर अल्फा आपका 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये रो भी 0 होगा और ये टाउ भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर द ब्लैक बॉडी द अल्फा बिकम्स 1 and the tau becomes 0 and the rho becomes also 0. Okay, so as you know this, as you can see here, ठीक है, for the black body the alpha will be 1, rho will be 0 and tau will be 0. Okay, सिमिलरली अगर हम बात करें जो ब्लैक बॉडी की एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है कि जो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। लेकिन हम अगर एग्जांपल की बात करें, ठीक है, in the actual practice there does not exist a perfectly black body which will absorb all the incident radiation, but जो हमारा नियरली ब्लैक बॉडी होती है वो होती है स्नो। ठीक है, तो स्नो में क्या होता है कि स्नो की जो एब्जॉर्बिविटी होती है दैट इज 0.985 विच इज नियरली
नियरली क्लोज टू द ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक बॉडी की जो एब्जॉर्बिविटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो 1 के आसपास आप देख सकते हो फॉर द स्नो, सो स्नो विल बी नियरली इक्वल टू, स्नो विल बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी, ओके। So the absorptivity of the surface depends upon the direction of incident radiation, temperature of the surface, the composition and structure of irradiated surface and the spectral distribution of incident radiation। तो जो एब्जॉर्प्टिविटी है वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो क्या है, उस सरफेस का टेम्परेचर क्या है, कंपोजिशन क्या है, इन सारी चीजों पे जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारी डिपेंड करती है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बॉडी आती है, ठीक है, अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की ब्लैक बॉडी की तो देखो मिल्क जो होता है आपका, मिल्क इज ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर, सो मिल्क विल हैव ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्प्टिविटी, सो इट कैन बी ऑल्सो एज्यूम लाइक अ ब्लैक बॉडी। हाँ, यहाँ पे आपको एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ब्लैक बॉडी का मतलब कलर से मत जाइए, सो कलर से इसका कोई खास वो नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ब्लैक बॉडी हम बोल रहे हैं तो ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का जो कलर है वो कैसा भी हो सकता है। इट शुड एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, इट शुड एमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बॉडी हमारे पास आती है वो है हमारे पास ग्रे बॉडी, ठीक है। तो ग्रे बॉडी की अगर हम बात करें तो ग्रे बॉडी क्या होता है कि देखो, अगर हम ग्रे बॉडी की बात करते हैं तो व्हेन अ सरफेस एब्जॉर्ब सर्टेन फिक्स परसेंटेज ऑफ इंपेंजिंग रेडिएशन, अगर कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ रेडिएशन को वो क्या कर रही है, हमारा एब्जॉर्ब कर रही है, देन द सरफेस विल बी नोन एज अ ग्रे बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रे बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अ सरफेस हुज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रे बॉडी। तो जनरली अगर हम बात करें इस अल्फा की, देखो कोई भी आपका सरफेस होगा, इफ दिस इज अ सरफेस, तो इस सरफेस के लिए कुछ अल्फा की वैल्यू होगी, ठीक है, कुछ रो की वैल्यू होगी, कुछ टाउ की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी रियल बॉडी होती है तो रियल बॉडी के लिए जनरली ये जो अल्फा, रो और टाउ है ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है, कि इस सरफेस का टेम्परेचर कितना है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये अल्फा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये रो चेंज हो जाएगा और ये टाउ चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रे बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, अब अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ग्रे बॉडी भी एक हाइपोथेटिकल बॉडी है, ठीक है, ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, बट इन द कैलकुलेशन, फॉर द कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन इन द रेडिएशन, वी विल समटाइम टेक द रियल बॉडी एज अ ग्रे बॉडी। हम लोग एक ग्रे बॉडी लेकर चलते हैं रियल बॉडी को, क्योंकि ये हम मानते हैं कि देखो जो आपका ग्रे बॉडी है, ठीक है, ग्रे बॉडी एक इस तरीके की बॉडी है जिसका जो अल्फा है, रो है और टाउ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होता है और ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, ये टेम्परेचर के साथ ये कांस्टेंट रहता है फॉर द ग्रे बॉडीज, ओके। तो अगर कोई भी ग्रे बॉडीज होगी तो उसके लिए भी जो अल्फा है प्लस रो प्लस टाउ, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, ठीक है। लेकिन ये जो अल्फा है, रो है और ये जो टाउ है, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट मींस अपॉन चेंजिंग द टेम्परेचर दिस अल्फा, रो एंड टाउ विल नॉट चेंज, ठीक है। बट अगर हम एक्चुअल बॉडी की बात करें तो एक्चुअल बॉडी में ये जो अल्फा है, रो है और टाउ है, विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। समेशन हमेशा उसका वहां पे भी एक ही रहता है, लेकिन ये जो अल्फा, रो और टाउ है इनकी वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। So the gray body is defined such that the monochromatic emissivity of a body is independent of wavelength. For the gray bodies, the alpha is generally less than 1, ठीक है, less than 1 होता है अल्फा, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, तो अल्फा तो लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। तो अल्फा लेस देन 1 होता है। दूसरा, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये जो अल्फा, रो और टाउ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होंगे, टेम्परेचर होंगे, ठीक है, टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। So the condition of constant absorptivity is also not satisfied by real materials, such as even the gray body remains as a hypothetical concept like the black body, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ग्रे बॉडी भी कोई रियल बॉडी नहीं है, ठीक है, ग्रे बॉडी भी एक हाइपोथेटिकल बॉडी है जिसमें हम बस ये मान के चल रहे हैं कि इसका अल्फा, इसका रो और इसका टाउ क्या है, कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। जबकि अगर रियल बॉडी की बात करें तो उसका रो, अल्फा और टाउ क्या करता है, वैरी करता है, ठीक है, इसका रो, अल्फा और टाउ वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट,
टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि जो ग्रे बॉडी है वो क्या होती है और जो रियल बॉडी है वो क्या होती है। ग्रे बॉडी में अल्फा, रो और टाउ विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन आप अगर एक रियल बॉडी की बात करोगे तो रियल बॉडी में अल्फा, रो और टाउ टेम्परेचर के साथ जो है चेंज होते हैं। ठीक है, अगर हम समेशन की बात करें अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की, तो ये इसके केस में भी 1 होगा और ये इसके केस में भी 1 होगा। ठीक है, ये इसके केस में भी 1 होगा, लेकिन यहाँ पे ये तीनों चीजें विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगी। और रियल बॉडी के केस में दिस इज फॉर रियल बॉडी, दिस इज फॉर रियल बॉडी, ओके, एंड दिस इज फॉर ग्रे बॉडी, दिस इज फॉर ग्रे बॉडी। और ग्रे बॉडी के केस में ये चीजें हमारी कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि रियल बॉडी क्या होती है और ग्रे बॉडी का क्या होती है। अब इसके बाद जो तीसरी बॉडी हमारे पास बचती है वो बचती है हमारे पास व्हाइट बॉडी। ठीक है, तो व्हाइट बॉडी क्या होती है, तो व्हाइट बॉडी की अगर हम बात करें कि व्हाइट बॉडी क्या होती है, तो व्हाइट बॉडी को अगर आप देखोगे तो व्हाइट बॉडी क्या होती है कि जो कि व्हाइट बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि सारा का सारा जो थर्मल रेडिएशन होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, सो इट विल रिफ्लेक्ट ऑल द रेडिएशन, जितने भी रेडिएशन आ रहे हैं उन सारे रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, व्हाइट बॉडी। तो अगर हम व्हाइट बॉडी की बात करें तो अ बॉडी विच रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड एब्सोल्युटली व्हाइट body, or it may be also called as specular body. तो sometimes it is also referred as specular body. ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि इफ इट इज अ व्हाइट बॉडी, तो व्हाइट बॉडी सारा का जो सारा रेडिएशन है उसको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो अगर ये रो की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, ठीक है, अगर हम बात करें इस रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो इसका मतलब अगर ये रो की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है तो अल्फा भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और टाउ भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फॉर द व्हाइट बॉडी दिस रो बिकम्स 1, ठीक है, दिस रो बिकम्स 1 एंड टाउ एंड अल्फा बिकम्स 0। ओके, तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्हाइट बॉडी क्या होती है। ठीक है, तो white body is a body which will reflect all the radiation which is coming on that body, and for that body this rho becomes 1. Okay, so rho becomes 1. If the rho becomes 1 then alpha plus tau automatically becomes 0 because जो समेशन है तीनों का वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो रेगुलर या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो रेगुलर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड बीम एंड द नॉर्मल टू द सरफेस इक्वल टू एंगल मेड बाय इंसिडेंट रेडिएशन व्हेन विद द सेम नॉर्मल। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर कोई हमारा अगर यहां पे आप देख सकते हो कि स्पेकुलर रेडिएशन क्या होता है। सो दिस इज अ केस ऑफ अ स्पेकुलर रेडिएशन। आपका एक इंसिडेंट रे यहां से आई, कोई भी रेडिएशन आया, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो दोनों एंगल हैं ये हमारे सेम अगर हैं, दिस एंगल इज सेम, देन दिस इज नोन एज अ स्पेकुलर रेडिएशन। ओके, जबकि अगर हम बात करें डिफ्यूज रेडिएशन की या डिफ्यूज बॉडी की, ठीक है, तो डिफ्यूज बॉडी या डिफ्यूज रेडिएशन भी बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो डिफ्यूज रेडिएशन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूज रेडिएशन का मतलब ये होता है या डिफ्यूज बॉडी का मतलब ये होता है कि जो कि हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट कर पाए। जैसे अगर मैं ये कोई सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस इस डायरेक्शन में भी रेडिएशन एमिट कर सकती है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज अ सरफेस विच कैन एमिट द रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज अ डिफ्यूज रेडिएशन। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो एक एक इंसिडेंट रेडिएशन हुआ और इसके बाद ये हमारा जो बॉडी है ये हर डायरेक्शन में रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसको हम डिफ्यूज रेडिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, और डिफ्यूज बॉडी क्या होगी, ये हमारा एक डिफ्यूज बॉडी है जो कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट कर रही है। ठीक है, एमिट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सो इफ any body is
emitting the radiation in all possible direction, then that will be known as a diffuse body. Okay, so most of the engineering material have the rough surface and these rough surfaces are generally give diffuse reflection. कोई भी रफ सरफेस होगी तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बॉडी कौन सी होगी? सो अ बॉडी दैट अलाउज ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन टू पास ओवर इट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट बॉडी, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पहले हमने ब्लैक बॉडी डिस्कस करी। ब्लैक बॉडी के केस में वो बॉडी थी जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रही थी, दैट मींस अल्फा की वैल्यू हमारी 1 थी। किस केस में? ब्लैक बॉडी के केस में, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के केस में अल्फा की वैल्यू 1 थी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रे बॉडी, ठीक है। तो ग्रे बॉडी के बारे में मैंने बताया कि ग्रे बॉडी के केस में अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की तो वैल्यू 1 थी, ठीक है। लेकिन ये जो अल्फा प्लस रो प्लस टाउ है ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन से था? ग्रे बॉडी था, ठीक है। ग्रे बॉडी के केस में, रियल बॉडी के केस में भी अल्फा प्लस टाउ प्लस रो की वैल्यू जो है हमारी 1 ही होती है, बट ये जो अल्फा रो टाउ है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमने व्हाइट बॉडी डिस्कस किया। व्हाइट बॉडी के केस में जो रो की वैल्यू है वो हमारी 1 हो गई, दैट मीन्स व्हाइट बॉडी वो बॉडी होती है जो कि सारा का सारा रेडिएशन है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। अब एक थर्ड केस हमारे पास आ गया ट्रांसपेरेंट बॉडी का। तो ट्रांसपेरेंट बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें जो सारा का सारा रेडिएशन है हमारा अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अगर सारा का सारा जो रेडिएशन है अगर वो उसको ट्रांसमिट कर दे रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इस टाउ की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 1 हो जानी चाहिए। तो अगर टाउ की वैल्यू हमारी 1 है तो उस केस में उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलेंगे। और डायथर्मस बॉडी भी समटाइम्स इट इज नोन एज डायथर्मस बॉडी। तो अगर टाउ की वैल्यू 1 हो गई तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर सच बॉडी द टाउ बिकम्स 1 एंड रो इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0। ओके, सो और ट्रांसमिसिविटी की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिसिविटी वेरीज विथ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अ मटेरियल में बी नॉन ट्रांसपेरेंट फॉर सर्टेन वेवलेंथ एंड दैट में बी ट्रांसपेरेंट फॉर अदर सर्टेन वेवलेंथ। तो देख बेसिकली जो ट्रांसमिसिविटी है वो हमारा वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। कोई एक ऐसा मटेरियल हो सकता है कि कुछ सर्टेन वेवलेंथ को वो अपने अंदर से पास होने दे या कुछ सर्टेन वेवलेंथ के लिए वो क्या हो? हमारा ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन कुछ सर्टेन वेवलेंथ को वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज अ सेलेक्टिव ट्रांसमीटर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल होगा जो कि कुछ पार्ट को, जैसे ग्लास को ले लो, ग्लास में से कुछ पोर्शन जो है हमारा ट्रांसमिट हो जाता है रेज का, ठीक है। तो ये हम उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टिव ट्रांसमीटर हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। A thin glass plate transmit most of the thermal radiation from the sun, but absorbs in equally great measure to thermal radiation emitted from the low temperature. Absorbs equally great measure to thermal radiation emitted from low temperature in interior of the building. Okay, so that's the reason to use the glass in greenhouse to trap the solar radiation at low temperature. Okay, तो ये हमारी बात हो गई किसकी? ट्रांसपेरेंट बॉडी की, ठीक है। उसके बाद आता है ओपेक बॉडी, ठीक है। ओपेक बॉडी क्या होती है? ओपेक बॉडी वो बॉडी होती है, ठीक है, जो कि रेडिएशन को बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करती है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो कि रेडिएशन को बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करती हो उसको हम लोग ओपेक बॉडी बोलते हैं। तो ओपेक बॉडी के लिए अगर हम बात करें तो ओपेक बॉडी के लिए ऐसी बॉडी होती है जो कि रेडिएशन को बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं करेगी। तो ट्रांसमिट नहीं करेगी इसका मतलब टाउ की वैल्यू 0 हो गई। तो टाउ की वैल्यू अगर 0 हो गई तो अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 थी। तो अगर ये 0 हो गया इसका मतलब अल्फा प्लस रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, सो अल्फा प्लस रो की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट मीन्स दिस विल बी द, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, दिस विल बी रो प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दैट मीन्स द गुड एब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर एंड वाइसी वर्सा। तो अगर कोई भी बॉडी जो कि अच्छा एब्जॉर्बर है वो हमारा अच्छा रिफ्लेक्टर भी होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी ओपेक बॉडी है इसका मतलब वो बिल्कुल भी जो रेडिएशन है उसको ट्रांसमिट नहीं करेगी, ठीक है।
तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितनी भी बॉडीज हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। The electron, atoms and molecules of all solid, liquid and gases at absolute zero temperature are constantly in motion, and thus radiation is constantly emitted as well as being absorbed, transmitted throughout the entire volume of matter, ठीक है। तो हमेशा जो रेडिएशन है वो कुछ एमिट, कुछ ट्रांसमिट और कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द रेडिएशन इज द वॉल्यूमेट्रिक फेनोमेना, ठीक है। तो इंटायर वॉल्यूम ऑफ जो मैटर है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएशन ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब या फिर हमारा ट्रांसमिट, एमिट या फिर हमारा एब्जॉर्ब हो रहा होता है। इसीलिए जो रेडिएशन है वो एक वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना माना जाता है, ठीक है। तो रेडिएशन इन ओपेक सॉलिड इज कंसीडर्ड एज अ सरफेस फिनोमेना, लेकिन जो रेडिएशन होता है किसी भी ओपेक सरफेस की हम बात करें तो उसको हम सरफेस फिनोमेना बोलते हैं। क्यों सरफेस फिनोमेना बोलते हैं? क्योंकि अगर आपका कोई ओपेक सरफेस है तो आपको पता है कि कोई भी रेडिएशन इससे ट्रांसमिट नहीं होना है, ठीक है। तो इससे कोई भी रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा जो यहाँ पे रेडिएशन है हमारा, ये क्या कर देगा, हमारा यहां से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रेडिएशन इसमें ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। सो रेडिएशन इन ओपेक सॉलिड इज कंसीडर्ड एज सरफेस फिनोमेना सिंस द रेडिएशन एमिटेड ओनली बाय मॉलिक्यूल एट द सरफेस एंड दैट कैन एस्केप इन द सॉलिड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, कोई भी हमारा अगर ओपेक बॉडी है तो ओपेक बॉडी के केस में जो रेडिएशन होता है दैट इज द सरफेस फिनोमेना। एज यू नो ओपेक बॉडी डू नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, ओके। So that's why this things takes place, okay। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी डिस्कस करने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ब्लैक बॉडी एक्चुअली में होता क्या है, ब्लैक बॉडी में किस तरीके से रेडिएशन हम लोग जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूज बॉडी क्या होती है, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लैंक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, एमिसिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।